किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिन्हें सिर्फ पढ़ना नहीं समझना पड़ता है और संविधान सभा उन्हीं टॉपिक्स में से एक है। हेलो एवरीवन, आई प्रीति वेलकम यू ऑल टू प्रतिबिंब अकेडमी। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं संविधान सभा के कुछ PYQs जो RPSC ने अपने अलग अलग एग्ज़ाम्स में पूछे हुए हैं। और ना सिर्फ हम क्वेश्चंस को देखेंगे, ना सिर्फ उनके आंसर देखेंगे, बल्कि हम उनका एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे, उन क्वेश्चंस को हम ठीक से समझेंगे। सो ग्रैब योर नोटबुक, स्टे फोकस्ड एंड चलिए शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा द्वारा निम्नलिखित में से कौन से सत्र में प्रारूप समिति के गठन की पुष्टि की गई थी। यानी प्रारूप समिति का जो गठन किया गया था वो संविधान सभा के कौन से सत्र में उसकी पुष्टि की गई थी या उसका गठन किया गया था। हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 5वां सत्र, 8वां सत्र, 7वां सत्र या फिर तीसरा सत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 5वें सत्र में प्रारूप समिति के गठन की पुष्टि की गई थी। तो अब हम देखते हैं कि इसका गठन कब किया गया था। प्रारूप समिति का 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन जो है वो किया गया था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर जो है वो इसके अध्यक्ष थे। और संविधान सभा का जो 5वां सत्र है ये कब से कब तक चला था? 14 अगस्त से लेके ये चला था 30 अगस्त तक, ठीक है। और उसी दौरान जो है 29 अगस्त को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को प्रवर्त हुए। ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन तो ये है अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 367, अनुच्छेद 324। तो इनमें से कौन कौन से हुए हैं, ठीक है, वो हमें बताना है। तो ये चारों ही अनुच्छेद जो हैं 26 नवंबर 1949 को प्रवर्त हुए थे। तो A, B, C और D, हमारा ऑप्शन डी जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। देखो, सबसे पहले जो है हमें आर्टिकल 394 को देखना पड़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि 394 जो है आर्टिकल, ये प्रारंभ या संविधान का जो प्रवर्तन है उससे संबंधित है। किससे संबंधित है? संविधान के प्रवर्तन से संबंधित है। एक्चुअली क्या हुआ था, हमारा जो संविधान है सामान्य रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। जब हमसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि हमारा संविधान कब लागू हुआ था, तो हम यही आंसर देते हैं कि हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, ठीक है। लेकिन नागरिकता से संबंधित कुछ अनुच्छेद और निर्वाचन आयोग से संबंधित कुछ अनुच्छेद और संविधान की व्याख्या से संबंधित कुछ अनुच्छेद ऐसे थे जो 26 नवंबर को ही लागू कर दिए गए थे, ठीक है। 26 नवंबर 1949 को कुछ अनुच्छेद जो हैं उन्हें लागू कर दिया गया था। अब कौन कौन से अनुच्छेद थे वो एक बार हम देखते हैं। पहले तो हम ये ऑप्शन वाले अनुच्छेद देख लेते हैं, ये किस किस से रिलेटेड थे, ठीक है। अनुच्छेद 6 यानी आर्टिकल 6 जो है वो किससे संबंधित था? पाकिस्तान से भारत आए कुछ व्यक्तियों की भारतीय नागरिकता, यानी जो लोग पाकिस्तान से भारत आए थे और उनको भारतीय नागरिकता दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए, उससे संबंधित जो थे वो आर्टिकल 6 के अंदर है। आर्टिकल 7 किससे संबंधित था? उन व्यक्तियों से संबंधित था जो भारत से पाकिस्तान चले गए थे, ठीक है। तो उनकी नागरिकता को कैसे निर्धारित किया जाए? आर्टिकल 6 में क्या था? जो पाकिस्तान से भारत आए थे, और 7 में था जो भारत से पाकिस्तान गए थे, ठीक है। और आर्टिकल 367 क्या कहता है? ये संविधान की व्याख्या से संबंधित अनुच्छेद था, ठीक है। और आर्टिकल 324 जो है वो भारत में निर्वाचन आयोग से संबंधित आर्टिकल था, ठीक है। ये चारों आर्टिकल हमने देख लिए हैं। ये चारों जो है वो 26 नवंबर 1949 को लागू हो गए थे। अब बात ऐसी थी कि 26 नवंबर 1949 को ना हमारे संविधान को अंगीकार किया गया था। जब हम प्रस्तावना पढ़ते हैं तो उसमें वर्ड्स आते हैं ना, ऐसे अंगीकार, अधिनियमित, आत्मार्पित, ऐसे कुछ वर्ड्स आते हैं, ठीक है। तो ये सब कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। तो इसी दिन हमारे कुछ प्रावधान और भी हैं, कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं जो इसी दिन तुरंत प्रभाव से लागू कर दिए गए थे। और बाकी का जो हमारा संविधान था वो पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था?
26 जनवरी 1950 को। कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूरी तरीके से लागू हुआ था। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन से आर्टिकल जो है वो 26 नवंबर को लागू हुए थे। इससे क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है। ये देखो 2025 में ये RPSC द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। कौन कौन से आर्टिकल्स लागू हुए थे? आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, यानी 5 से लेकर 9 तक कंटिन्यू। उसके अलावा हम देखते हैं आर्टिकल 60, आर्टिकल 324, आर्टिकल 366, आर्टिकल 367, इसके अलावा आर्टिकल है 379 है, 380 है, 388 है, इसके अलावा 391, 392, 393 और 394। ये सारे आर्टिकल जो हैं, ये सारे आर्टिकल 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिए गए थे और बचा हुआ संविधान जो है वो हमारा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो इसका सही आंसर हमने डी देख लिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। 1947 में औपनिवेशिक शासन के अंत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? हमें देखना है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। हमारा कथन 1 है, संविधान सभा ने नया ध्वज स्वीकार कर लिया जो 1930 से कांग्रेस का ध्वज था। इसमें मामूली बदलाव, चरखे के स्थान पर चक्र को अपना लिया गया। ये कथन जो है हमारा बिल्कुल सही है। पहले जो हमारा ध्वज था उसके अंदर ये यहाँ पे जो अशोक चक्र अब हम देखते हैं, पहले ये नहीं हुआ करता। इसकी जगह क्या होता था, गांधी जी का जो चरखा है, ये वाला गांधी जी का चरखा है, ये ध्वज के अंदर होता था। तो इसमें मामूली सा बदलाव करके संविधान सभा ने इस ध्वज को अपना लिया था। तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। दूसरा देखते हैं, यह उत्सव 14 अगस्त 1947 को रात्रि 11 बजे प्रारंभ हुआ था। यह कथन भी हमारा बिल्कुल सही है। औपनिवेशिक शासन का अंत है, यानी कि हाँ, भारत जो है वो ब्रिटिशर्स का उपनिवेश था ना, तो औपनिवेशिक शासन का अंत होके भारत जो है वो आज़ाद होने जा रहा था। तो उससे संबंधित ये कथन हमें दिए हैं। तो उसका उत्सव जो है वो 15 अगस्त को हम आज़ादी का दिवस मनाते हैं और 14 अगस्त को रात को 11 बजे इसका उत्सव जो है प्रारंभ हो गया था। ठीक है, और नेक्स्ट कथन है हमारा, संविधान सभा की बैठक डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में हुई। ये कथन हमारा गलत हो जाता है और हमें सत्य नहीं है, यानी गलत कथन ही पूछा। तो इसका आंसर सही ऑप्शन सी होगा। कैसे होगा गलत? क्योंकि इसकी अध्यक्षता डॉक्टर BR अम्बेडकर ने नहीं की थी, इसकी अध्यक्षता करी थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। किसने करी थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। डॉक्टर BR अम्बेडकर जो है वो संविधान सभा के सदस्य तो थे, लेकिन अध्यक्ष जो है वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा ने नए राष्ट्र के प्रतीकों ध्वज और राष्ट्रगान को स्वीकार कर लिया था। ठीक है, तो ये सारे कथन हमारे सही हैं और इसका हमें असत्य कथन पूछा है तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। संविधान सभा के निम्नलिखित समितियों में से किसकी अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद द्वारा नहीं की गई थी? अभी हमने देखा कि संविधान सभा के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। उसके अलावा जो उस समय संविधान सभा से संबंधित जो समितियां बनाई गई थी उनमें से कौन कौन सी समिति के अध्यक्ष यहाँ इनमें से राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। ठीक है, तो राष्ट्रीय ध्वज पर तदर्थ समिति, ये बिल्कुल सही है, इसके अध्यक्षता करी थी इन्होंने। वित्त एवं कर्मचारी समिति, इसकी अध्यक्षता भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने करी थी। तीसरा है हमारे पास कार्य आदेश समिति। ठीक है, इसकी अध्यक्षता इन्होंने नहीं की थी, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? KM मुंशी ने। ठीक है, हम याद रखेंगे, कार्य आदेश समिति की अध्यक्षता किसने की थी? KM मुंशी ने। और चौथी कौन सी हमारे पास? क्रेडेंशियल समिति। क्रेडेंशियल समिति की अध्यक्षता करी थी अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने। किसने करी थी? अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा गया, इन्होंने किस किस की
अध्यक्षता नहीं की थी। तो तीसरे और चौथे की, इन दोनों समितियों की अध्यक्षता नहीं की थी। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से किस सदस्य ने भारत की संविधान सभा में उपराष्ट्रपति के पद पर चर्चा के दौरान यह संशोधन प्रस्तुत किया कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन राष्ट्रपति के साथ ही एवं उसी तरीके से किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए है बी.एल. मित्तर, ऑप्शन बी है मोहम्मद सादुल्ला, ऑप्शन सी है के.टी. शाह, ऑप्शन डी है जयनारायण व्यास। तो इसका सही आंसर हमारे पास हो जाएगा के.टी. शाह। के.टी. शाह ने ये प्रस्तुत किया था। अब इसको एक बार हम देख लेते हैं कब क्या हुआ था, इसको हम डिटेल में देखते हैं। संविधान सभा में जो है 28 दिसंबर 1948 को उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित जो है वो प्रावधान पर चर्चा हो रही थी, ठीक है। और उस समय क्या हुआ, इन उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के प्रावधान की चर्चा किसके थ्रू हो रही थी? आर्टिकल 55 के तहत। लेकिन उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अभी आर्टिकल 55 में नहीं होता है, ये भी हम देखने वाले हैं। अभी जो है आर्टिकल 66 के अंदर उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। लेकिन उस टाइम क्या हो रहा था, 55 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की व्यवस्था पर चर्चा हो रही थी। तो उस वक्त प्रोफेसर के.टी. शाह जो है, इन्होंने एक संशोधन प्रस्तुत किया था। इन्होंने क्या कहा था कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भी राष्ट्रपति के साथ ही हो जाना चाहिए और सेम उसी तरीके से हो जाना चाहिए। लेकिन बात ये थी कि जब इन्होंने ये प्रस्तुत तो कर दिया था, लेकिन जब संविधान सभा के उपाध्यक्ष ने के.टी. शाह से पूछा इसके बारे में, तो इन्होंने इसे मतदान के लिए आगे बढ़ाने का निर्णय लिया, आगे ना बढ़ाने का निर्णय लिया था, ठीक है। तो अगर एग्जाम में हमसे ये पूछा जाता है कि ये संशोधन प्रस्तुत किसने किया था, तो आंसर के.टी. शाह हो जाएगा। लेकिन इसको आगे नहीं बढ़ाया गया था। और वर्तमान में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन कौन से आर्टिकल के तहत होता है? आर्टिकल 66 के तहत होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, के.टी. शाह। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने भारत के संविधान की आधारभूत इकाई के रूप में पक्ष पोषण किया है। ऑप्शन ए है राष्ट्र का, व्यक्ति का, समुदाय का या फिर ग्राम का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन डी, ग्राम का इन्होंने पक्ष पोषण किया है। कि जो भारत के संविधान की आधारभूत इकाई कौन है? गांव को इन्होंने संविधान की आधारभूत इकाई माना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। निम्नांकित में से कौन सा कथन 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में दिए गए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के अंतिम भाषण का अंश नहीं है? यानी डॉक्टर अम्बेडकर ने जो 25 नवंबर 1949 को, यानी 26 नवंबर को तो जो संविधान के कुछ आर्टिकल्स लागू किए गए थे, उससे पहले इन्होंने जो भाषण दिया था उसका इनमें से अंश नहीं है, ये हमें बताना है। तो देखते हैं एक एक करके। राजनीति में भक्ति या नायक पूजा अवनति और अंततः तानाशाही का सुनिश्चित रास्ता है। इन्होंने बिल्कुल यही कहा था कि अगर हम किसी व्यक्ति की भक्ति करने लग जाएंगे, किसी नायक की हम पूजा करने लग जाएंगे, तो वो व्यक्ति अंततः जाके तानाशाह हो जाएगा। और हमें तानाशाह नहीं, हम लोकतंत्र का शासन चाहते हैं। तो ये कथन इनका बिल्कुल इनके भाषण में शामिल था। समता के बिना स्वतंत्रता बहुतों पर कुछ की सर्वोच्चता उत्पन्न करेगी, ये कथन भी बिल्कुल इनके भाषण में शामिल था। हमें हमारे राजनीतिक लोकतंत्र को अवश्य में सामाजिक लोकतंत्र भी बनाना होगा। यानी डॉक्टर अंबेडकर जो हैं वो सिर्फ राजनीतिक लोकतंत्र तक सीमित नहीं रहना चाहते थे, वो लोकतंत्र को सामाजिक रूप भी देना चाहते थे। और ये इनका कथन बिल्कुल सही है। अगला कथन देखते हैं। इस सदन में कुछ मित्रों ने जो यह आरोप लगाया कि कर्तव्यों का उल्लेख नहीं है, सही नहीं है, क्योंकि प्रत्येक अधिकार में एक कर्तव्य निहित है और शामिल है। ये कथन गलत हो जाएगा। वैसे कथन ये बिल्कुल सही है, कथन गलत नहीं है, लेकिन ये कथन जो है वो डॉक्टर अंबेडकर के भाषण का अंश नहीं है। ये कथन जो है वो वास्तव में किसने कहा था? पट्टाभी सीतारमैया का ये
कथन माना जाता है। पट्टाभी सीतारमैया का ये कथन है कि एक व्यक्ति का अधिकार दूसरे व्यक्ति का कर्तव्य होता है। यानी कि हम देखते हैं हमें जीवन जीने का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, तो एक दूसरे व्यक्ति का ये कर्तव्य बनता है कि वो दूसरे की स्वतंत्रता में दखल अंदाजी ना करे। तो ये कथन इनका था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। हम देखते हैं, निम्नलिखित राजनीतिक सिद्धांतों पर विचार कीजिए और उनमें से उन सिद्धांतों को ढूंढिए जिन पर संविधान सभा में अंबेडकर अविश्वास प्रकट करते हैं। इसमें हमें कुछ सिद्धांत दिए गए हैं, 4 सिद्धांत दिए हैं। इनमें से अंबेडकर किस सिद्धांत का अविश्वास प्रकट करते हैं या फिर समर्थन नहीं करते हैं, वो हमें बताना है। ग्राम स्तरीय पद सोपान, पृथक निर्वाचन क्षेत्र, नेतृत्व पूजा, सामाजिक न्याय की आरंभिक स्थिति के रूप में लोकतंत्र। तो इनको हम एक एक करके समझते हैं, ठीक है। इसका आंसर तो मैं आपको बता देती हूँ, केवल 1 और 3 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। इन दोनों पर ये अविश्वास प्रकट करते हैं, ठीक है। लेकिन अब इनको हम एक एक करके डिटेल में समझ लेते हैं। डॉक्टर अंबेडकर जो है वो भारतीय गांवों की पारंपरिक सामाजिक व्यवस्था के आलोचक थे। क्यों थे? क्योंकि उनका ये मानना था कि गांवों में जो है वो अभी भी ऊंच नीच की और जाति आधारित ऊंच नीच है, वो सामाजिक जीवन में अभी ये असमानता मौजूद है, ठीक है। तो ग्राम स्तर पर हम इसको सामाजिक पद सोपान को लोकतंत्र का आदर्श मान नहीं सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे अभी भी जाति आधारित ऊंच नीच की व्यवस्था है, तो इसको हम सामाजिक लोकतंत्र का आदर्श आधार नहीं मान सकते। तो इसके वो खिलाफ थे, ठीक है। तो इसका इन्होंने समर्थन नहीं किया। तो पहला हमारा हो गया कि इसका समर्थन ये नहीं करते हैं। अब हम दूसरा कथन देखते हैं। यहाँ पे ये इसमें हम फंस सकते हैं, लेकिन इसको हमें एक बार समझना है अच्छे से। क्या है? डॉक्टर अंबेडकर ने जो दलितों के लिए अलग राजनीतिक प्रतिनिधित्व की पृथक निर्वाचन का क्षेत्र का समर्थन किया था। किसके लिए किया था? दलितों के लिए इन्होंने राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का समर्थन किया था। लेकिन हुआ क्या, 1932 के अंदर जो पूना समझौता हुआ था, उसमें पृथक निर्वाचन के स्थान पर इन्होंने क्या मान लिया था कि जो संयुक्त निर्वाचन प्रणाली होती है, उसी में अगर इनके लिए सीटें दलितों के लिए आरक्षित कर दी जाएं, तो उसी को इन्होंने स्वीकार कर लिया था, ठीक है। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि इन्होंने पृथक निर्वाचन के सिद्धांत पर अविश्वास व्यक्त किया था। हम ये नहीं बोल सकते, क्योंकि इन्होंने पहले पृथक निर्वाचन की मांग की थी, तो इस पर इन्होंने विश्वास प्रकट किया है, ठीक है। तो इस यहाँ पे सेकंड नहीं आएगा। थर्ड हम देखते हैं नेतृत्व पूजा। इसकी तो इन्होंने कठोर आलोचना की थी, जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में शायद देखा था कि अगर हम किसी नायक की पूजा करने लग जाएंगे तो वो तानाशाही का निर्माण वहाँ पे हो जाएगा, जबकि हमें लोकतंत्र बनाना है, भारत को एक लोकतंत्र देश बनाना है। तो इसका नेतृत्व पूजा का इन्होंने बिल्कुल असमर्थन किया है या फिर विरोध प्रकट किया है। तो यहाँ पे थर्ड वाला भी आ जाएगा, ठीक है। फोर्थ हम देखते हैं सामाजिक न्याय की आरंभिक स्थिति के रूप में लोकतंत्र, ठीक है। इस कथन पर भी अम्बेडकर का विश्वास नहीं था, क्योंकि इसके विपरीत वो क्या मानते थे कि लोकतंत्र में सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक न्याय के लिए महत्वपूर्ण मानते थे। लोकतंत्र के लिए सामाजिक न्याय और सामाजिक परिवर्तन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये वाला कथन भी इसमें शामिल नहीं होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। भारत की संविधान सभा के निम्नलिखित में से कौन से सत्र में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता जारी रखने के निर्णय की पुष्टि की गई? 7वें सत्र में, 8वें में, 10वें में या फिर 11वें में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 8वें सत्र में। इसको देखते हैं। भारत जो है वो स्वतंत्र होने के बाद भी राष्ट्रमंडल यानी कि कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन का सदस्य बना रहना चाहता था, लेकिन दिक्कत कहाँ आ रही थी कि भारत जो है, भारत का जो संविधान था उसके अंदर भारत एक संप्रभु गणराज्य बनने जा रहा था, ठीक है। और संप्रभु का अर्थ है कि वो अपने निर्णय खुद लेगा, किसी के अंडर काम नहीं करेगा। तो वो राष्ट्रमंडल का सदस्य कैसे हो सकता था, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, अप्रैल 1949 के अंदर, अप्रैल 1949
1909 के अंदर लंदन में जो है वो कॉमनवेल्थ प्राइम मिनिस्टर्स की एक बैठक हुई और वहाँ पे ये व्यवस्था स्वीकार की गई कि भारत जो है वो संप्रभु गणराज्य बनने के बाद भी कॉमनवेल्थ का हिस्सा रह सकता है, उसका सदस्य बना रह सकता है। ठीक है, और उन्होंने ये व्यवस्था स्वीकार करी और करते ही भारत ने अपनी इच्छा जाहिर कर दी कि वो कॉमनवेल्थ में अपना पूर्ण सदस्यता जारी रखना चाहता है। ठीक है, तो इसके बाद जो है 16 मई 1949 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी संविधान सभा में ये प्रस्ताव रखा था कि हमें कॉमनवेल्थ की सदस्यता जो है वो जारी रखनी चाहिए। तो इसका आंसर हमने देख लिया, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। भारत की संविधान सभा के निम्नलिखित में से किस सत्र में इसके सदस्यों ने अपने भत्ते कम करने का निर्णय लिया? ठीक है, ऑप्शन ए है 8वें, 9वें, 10वें या फिर 11वें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब ये क्या सिस्टम था, देखो संविधान सभा के जो सदस्य थे ना, उन्हें सैलरी के अलावा जो है दैनिक भत्ता मिलता था। क्या मिलता था? दैनिक भत्ता, यानी डेली बेसिस पे उनको भत्ता दिया जाता था। और उस समय का उनका दैनिक भत्ता क्या था? 45 रुपये प्रतिदिन। ठीक है, लेकिन देश में जो उस वक्त हालात चल रहे थे, देश की जो आर्थिक स्थिति थी, वित्तीय कठिनाइयाँ थी, उसको देखते हुए सदस्यों ने अपने आप ही उन्होंने कहा कि हमें दैनिक भत्ते में कटौती कर लेनी चाहिए। ठीक है, तो 17 अक्टूबर 1949 को संविधान सभा में V.I. मुन्नीस्वामी पिल्ले, सीधा पिल्ले याद रख लो आप, इतना बड़ा याद नहीं रहेगा। V.I. पिल्ले ने जो है सदस्यों को क्या कहा कि अपना जो दैनिक भत्ता है वो 45 रुपये से घटाकर हम 40 रुपीज़ कर लेते हैं। तो इसमें ये नाम बहुत महत्वपूर्ण है, ये याद रखना कि किसने ये कहा था, V.I. पिल्ले ने। तो इसके बाद जो है वो दैनिक भत्ते में कटौती की इन्होंने जो सदस्य थे उन्होंने खुद से ये स्वीकार किया था, उन पे फोर्सफुली ये नहीं किया गया था कि आपका भत्ता कम किया जाएगा। उन्होंने खुद से स्वैच्छिक कटौती को स्वीकार किया था। ठीक है, और इसका एक देख लिया हमने, ऑप्शन सी इसका सही आंसर था। 10वें सत्र में ये निर्णय लिया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 16 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पर सर्वप्रथम संशोधन प्रस्तुत करने वाले संविधान सभा के सदस्य कौन थे? डॉक्टर M.R. जयकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, श्री मीनू मसानी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। डॉक्टर M.R. जयकर ने जो है वो उद्देश्य प्रस्ताव पर सर्वप्रथम संशोधन प्रस्तुत किया था। लेकिन उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? उद्देश्य प्रस्ताव कब किया था? 13 दिसंबर को जो है वो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था 1946 में। ठीक है, और किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। ठीक है, और जब भी संविधान सभा में या फिर आज भी संसद में कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है कोई बिल लाने के लिए, ठीक है, तो उस पर क्या होती है, चर्चा की जाती है और संशोधन वगैरह किए जाते हैं, उसके बाद कोई प्रस्ताव पारित होता है। ठीक है, तो 13 दिसंबर को इन्होंने प्रस्तुत किया, उसके बाद 16 दिसंबर पर इस पर चर्चा और संशोधन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। तो पहले ही दिन डॉक्टर M.R. जयकर ने उद्देश्य प्रस्ताव में संशोधन प्रस्तुत कर दिया था। ठीक है, तो ये हम याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। भारत की संविधान सभा के निम्नलिखित में से कौन से सत्र में प्रीवी काउंसिल के अधिकार क्षेत्र के उत्साधन का निर्णय लिया गया? अब ये क्या था? प्रीवी काउंसिल के अधिकार क्षेत्र का उत्साधन, मतलब कि प्रीवी काउंसिल का अधिकार खत्म करके किसी और को दे दिया गया। तो ये कौन से सत्र में ये निर्णय लिया गया था? 8वें में, 9वें में, 10वें या फिर 11वें में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 9वें सत्र में ये निर्णय लिया गया था। अब मैटर क्या था ये कि उस समय जो हमारा ब्रिटिश का शासन था हम पे। ठीक है, तो प्रीवी काउंसिल जो है वो भारत में सर्वोच्च अपीलीय न्यायिक संस्था थी। यानी किसी भी चीज़ की हमें अगर अपील करनी है तो सर्वोच्च अपील कहाँ की जा सकती थी? प्रीवी काउंसिल में। ठीक है, अपीलीय न्यायिक संस्था के रूप में ये कार्य करती थी।
ठीक है। सर्वोच्च अपील का अधिकार किसके पास था? प्रिवी काउंसिल के पास। लेकिन अब जब भारत स्वतंत्र हो रहा था तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं थी, तो इसको किसी ना किसी को तो ट्रांसफ़र हमें करना था। तो इसी उद्देश्य से 1949 के अंदर एक बिल लाया गया, कौन सा? अबोलिशन ऑफ प्रिवी काउंसिल ज्यूरिडिक्शन बिल। ठीक है, किसके क्या था? अबॉलिशन ऑफ प्रीवी काउंसिल ज्यूरिडिक्शन बिल लाया गया था। और इसके अंदर क्या किया गया था? इसके जो अधिकार क्षेत्र हैं उनको समाप्त करके किसे दे दिया गया था? भारत के संघीय न्यायालय को। प्रीवी काउंसिल के जितने भी अधिकार क्षेत्र थे वो भारत के संघीय न्यायालय को ये अधिकार दे दिए गए थे। ठीक है, और ये कौन से सत्र में लाया गया था? 9वें सत्र में 1949 के अंदर। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंगीकृत किए जाने के समय संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और लगभग 1,45,000 शब्द थे। ये कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, हमारा ये कथन बिल्कुल सही है। संविधान के प्रत्येक अनुच्छेद पर संविधान सभा के सदस्यों द्वारा बहस की गई, बिल्कुल सही बात है। जिन्होंने संविधान बनाने के लिए 13 सत्र और 169 दिन की बैठक की। ये यहाँ पे डाटा में इसने गड़बड़ कर दी है, यहाँ पे 11 सत्र हुए थे। ठीक है, और 165 दिन की बैठक हुई थी, ना कि 169 दिन की। ठीक है, तो यहाँ पे इसने गड़बड़ कर दिया, तो दूसरा कथन हमारा गलत हो जाता है इन दो डाटा के कारण। और संविधान बनाने में कितना समय लगा था हमें? 2 वर्ष 11 माह और 17 दिन हमें लगे थे। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो इसका कथन 1 हमारा सही है, कथन 2 गलत है, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत हैं? हमें गलत कथन देखने हैं। ठीक है, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में हुई, जिसे अब संसद भवन के सेंट्रल हॉल के रूप में जाना जाता है। ये कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए अपने ऐतिहासिक कार्य को पूरा करने में संविधान सभा को 11 सत्रों के साथ लगभग 3 साल लग गए। हमने अभी देखा ना, 2 साल 11 महीने 17 दिन, तो लगभग 3 साल बोला है, तो इसको हम सही मान सकते हैं। ठीक है, ये हमने सही मान लिया। हाउस कमेटी के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। ये कथन है गलत हो गया, क्योंकि हाउस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? हाउस कमेटी के अध्यक्ष थे, एक सेकेंड, पट्टाभी सीतारमैया। कौन थे? पट्टाभी सीतारमैया जो है वो हाउस कमेटी के अध्यक्ष थे। तो ये कथन हमारा तीसरा गलत हो जाता है। चौथा है, पश्चिम बंगाल का प्रतिनिधित्व 29 सदस्यों ने किया। ये कथन भी गलत हो जाता है। पश्चिम बंगाल का प्रतिनिधित्व जो है वो 19 सदस्यों ने किया था, ना कि 29 सदस्यों ने। तो तीसरा और चौथा कथन हमारा गलत है। हमसे क्या पूछा है, कौन से कथन गलत हैं? तो तीसरा और चौथा, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। भारत की संविधान सभा में सदस्यों की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी समिति कौन सी थी? यानी जितने ये जो 4 समितियां हमें दी गई हैं, इनमें से सबसे ज़्यादा सदस्य किस समिति में थे, यही हमें बताना है। पहली है संघ संविधान समिति, दूसरी है प्रांतीय संविधान समिति, तीसरी है संघ शक्ति समिति, चौथी है मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों, जनजातीय एवं बहिष्कृत क्षेत्रों पर सलाहकार समिति। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। ये समिति जो है इसके अंदर 50 से अधिक सदस्य थे। ठीक है, मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों, जनजातीय और बहिष्कृत क्षेत्रों पर सलाहकार समिति। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस समिति की अध्यक्षता की थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट और आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है ये,
किस राजनीतिक दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने संविधान सभा को भंग कर उसका पुनर्निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर करने को कहा था? ये क्वेश्चन जो है RS 2025 में आ गया है। 2 फ़रवरी को जो एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर ये क्वेश्चन आया था। हिंदू महासभा, समाजवादी दल, स्वराज दल या फिर मुस्लिम लीग? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समाजवादी दल। हुआ क्या था, 1946 में जब संविधान सभा बनी थी ना, तो वो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं बनी थी, यह हमें पता है, क्योंकि इसमें जो सदस्य हैं वो मुख्यतः किससे थे? प्रांतीय विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य थे, प्रांतीय विधानसभाओं से सदस्यों का निर्वाचन किया गया, ठीक है, और उनके द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से ये संविधान सभा जो है वो बनाई गई थी। तो रियासतों के प्रतिनिधि तो नामित किए गए थे, लेकिन समाजवादियों का ये कहना था कि यह सभा पूरी तरीके से जनता की प्रतिनिधि नहीं है। तो इसी कारण इन्होंने क्या किया, मई 1948 के अंदर समाजवादी दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने यह प्रस्ताव पारित कर दिया कि वर्तमान संविधान सभा को आप भंग करो और उसके जगह पे एक नई संविधान सभा का गठन किया जाए और उसको क्या किया जाए, वयस्क मताधिकार के आधार पर, वयस्क मताधिकार के आधार पर उसका गठन किया जाना चाहिए। इस मांग के पीछे का मुख्य कारण क्या था? क्योंकि ये लोग चाहते थे कि जो संविधान सभा है वो प्रत्यक्ष जनता के द्वारा चुनी जाए। ये लोग ये चाहते थे कि प्रत्यक्ष जनता के द्वारा संविधान सभा का जो है वो गठन होना चाहिए, ताकि जनता का प्रतिनिधित्व जो है वो और अच्छे तरीके से किया जा सके। और एक महत्वपूर्ण नाम हमें इसमें देखने को मिलता है, जयप्रकाश नारायण। कौन थे? जयप्रकाश नारायण जो है वो समाजवादी आंदोलन के प्रमुख नेता थे, ठीक है। इन्होंने ही क्या किया था, 30 मई 1948 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इन्होंने जो पत्र लिखा था, जिसके अंदर इन्होंने इस प्रस्ताव की जो जानकारी दी थी, ठीक है। और बाद में जो है वो एक और नाम हमें देखने को मिलता है, सेठ दामोदर स्वरूप, ठीक है। उन्होंने भी इसी विचार को से संबंधित संविधान सभा में प्रस्ताव रखा था, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले इतना ही। बने रहिए आगे के लिए, आगे के नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं ऐसे ही किसी इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। और अगर आपको थ्योरी पढ़नी है तो आप वो भी हमें बता सकते हैं, वो भी हम लेके आ जाएंगे, या फिर किसी स्पेसिफिक टॉपिक की आपको PYQ चाहिए या फिर MCQ चाहिए तो वो भी आप बता देना। और आज का ये जो वीडियो था इसके अंदर हमने देखे हैं कि 2025 में संविधान सभा से जो क्वेश्चंस आए हुए थे उनको हमने देखा है। इसके बाद संविधान सभा के टॉपिक पे एक और वीडियो आएगा जिसके अंदर और बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।